हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हमने टॉपिक किया था, कल हमने किया था दो टॉपिक मैंने आपको करवाए थे। एक करवाया था स्टॉक ऑप्शन और एक करवाया था ब्रोट आउट डील। ठीक है, आज हम करेंगे ग्रे मार्केट, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 2 लाइन में ही इसको कंप्लीट हो जाएगा ये। और फिर उसके बाद है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो आपको बार बार मैं हर एक रोज़ एक एक वीडियो, कभी आपको ऑप्शनल स्ट्रोक करवाती हूँ, कभी आपको जो है ये बीओडी करवाया है मैंने जैसे। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं और 2 मार्क्स में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ग्रे मार्केट क्या होती है? द ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटी बिफोर इट इज़ ऑफिशियल लिस्टेड इज़ पॉपुलर नॉन एज ग्रे मार्केट। मतलब हम जब ऑफिशियली शेयर को मार्केट में इशू करते हैं, अगर उससे पहले हम कोई ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, सेल परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसे हम ग्रे मार्केट के नाम से जानते हैं। और ये जो होता है, ये काम वो कहते हैं इन दिस द प्रमोटर ऑफ द कंपनी सेल द शेयर्स ऑफ 6 to 8 months बिफोर द एक्चुअल पब्लिक इशू। तो कहते हैं कम से कम 6 और 8 महीने पहले ही मार्केट में शेयर आना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा उस कंपनीज के साथ होता है। ये जो मतलब सेल और परचेज जो होता है वो वैसे तो लीगल होता है, वैसे तो इलीगल होता है, क्योंकि देखो जब तक कंपनी उसमें ऑफिशियली अगर उसका लिस्टेड है, और ऑफिशियली अगर वो लिस्टेड है और ऑफिशियली उसको जब करना है तभी वो करे, अगर उससे वो पहले करती है तो वो एक तरीके से इलीगल है। लेकिन ऐसा कई बार जो कंपनीज़ की इमेज बहुत अच्छी होती है और जिनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, उस तरह की कंपनीज इस तरह के काम करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। It has been decided to introduce an additional mode of listed company to raise fund from the domestic market to make Indian market more competitive and efficient। तो कहता है इस तरह की जो मतलब इस तरह का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट वाला जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो लिस्टेड कंपनी होती है वो अपने फंड्स को, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट से इंडियन मार्केट में कंपटीशन को एफिशिएंटली, जो कॉम्पिटिशन्स उसका हो रहा होता है एफिशिएंटली, उस कॉम्पिटिशन्स को और बढ़ाने के लिए, मोर कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ऐसा करती है। तो कहता है इसको जो जाना जाता है, द मोड इज़ नोन एज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट। इस तरीके को हम क्या कहते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट भी कहते हैं, QIP भी कहते हैं इसको आप QIP के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है इसमें कैसे कौन कौन से पर्सन्स होते हैं और किस तरीके से इसमें प्रोसेस चलती है। तो देखिए, इसमें पहली होती है इशूअर। ठीक है, वो कहता है ए कंपनी हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर। जब आपकी कंपनी जो होती है, जिसके इक्विटी शेयर होते हैं, लिस्टेड होते हैं, वो आपकी क्या होते हैं? वो कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर से कम के नहीं होने चाहिए। हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स एंड विच इज़ द कंप्लाइंग विद द prescribed requirements of minimum public shareholder of the listing agreement with be eligible to raise fund in the domestic market by placing। ये चीज़ वो पहले ही बता चुका है कि जब कोई भी कंपनी, कोई भी लिस्टेड कंपनी अपने फंड्स को रेज करना चाहती है तो वो डोमेस्टिक मार्केट को इंडियन मार्केट में कन्वर्ट कर ज़्यादा कॉम्पिटिटिव को, अच्छी तरह से कॉम्पिटिशन को फेस करने के पर्पज़ से ऐसा करती है। और यही क्या होता है? इशूअर क्या होता है? एक कंपनी होती है जो अपने इक्विटी शेयर्स को, जो कि लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज में, जिसको कि 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ होता, वो अपनी नेशन वाइड NSE होती है नेशन वाइड, NSE में अपने कॉम्पिटिशन्स को फेस करने के पर्पज़ से ऐसा करती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सिक्योरिटीज़। तो कहते हैं सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? सिक्योरिटीज़ जो हम मार्केट में बेचते हैं, सेल परचेज करते हैं, जो शेयर्स होते हैं हमारी, जो मतलब ये लगा लो एक तरीके से प्रोडक्ट होता है हमारा। तो कहते हैं सिक्योरिटीज़ विच कैन बी इशूड थ्रू QIP आर इक्विटी शेयर्स और एनी सिक्योरिटीज़ अदर देन द वारंट्स एंड विच आर कन्वर्टेबल इनटू द एक्सचेंजेबल विद द इक्विटी शेयर्स। तो कहता है या तो वो शेयर्स ही होते हैं या फिर होंगे वारंट्स, लेकिन वारंट्स जो होंगे वो कन्वर्टेबल होंगे और वो एक्सचेंजेबल होंगे। तो कहते हैं सिक्योरिटी विच इज़ कन्वर्टेबल इनटू और एक्सचेंजेबल विद द इक्विटी शेयर एट अ लेटर डेट एंड मे बी कन्वर्टेड और एक्सचेंज इनटू इक्विटी शेयर्स एनी टाइम आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बट नॉट लेटर देन 60 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। वो कहता है 6 महीने के अंदर अंदर आप इनको एक्सचेंज भी करवा सकते हैं, आप इनको कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। वो कहता है द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज शैल बी मेड फुल्ली पेड अप एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट के टाइम पर ये फुल्ली पेड अप सिक्योरिटीज़ बननी होनी चाहिए, या मतलब अलॉटमेंट के टाइम पर इनके जितने का भी ये होती है सिक्योरिटीज़, जो शेयर्स होते हैं जितने के भी होते हैं, वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। ये है सिक्योरिटीज़ के बारे में। तीसरा आता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? ये तो हो गई वो कंपनी जो शेयर्स को इशू करती है या इन तरह की सिक्योरिटीज़ को इशू करती है QIP को। फिर क्या चीज़ इशू की जाती है? जो प्रोडक्ट है वो है हमारी सिक्योरिटीज़। उसके
बाद जो आता है इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स जो एलओटीज कौन होते हैं, जो इस तरह की सिक्योरिटीज़ को क्या करते हैं, खरीदते हैं। वो कहता था स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज कैन बी इशूड ओनली टू क्वालिफाइड नेशन बायर्स एंड सच QIB शैल नॉट बी प्रमोटर्स और रिलेटेड टू प्रमोटर ऑफ द इशूअर आइदर्स टू बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ना तो वो प्रमोटर होने चाहिए, मीन जो जिनको ये वाली हम सिक्योरिटीज़ देंगे वो ना तो हमारे प्रमोटर होने चाहिए और ना ही हमारे प्रमोटर के रिलेटिव होनी चाहिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कहते हैं ईच प्लेसमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इशू थ्रू QIB शैल बी प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। ये सारी की सारी प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर होनी चाहिए, पब्लिकली नहीं होनी चाहिए। वो कहता है एक मिनिमम 10% ऑफ द सिक्योरिटीज इन ईच प्लेसमेंट शैल बी अलॉटेड टू म्यूचुअल फंड। 10% तो आपको किस में करनी है, म्यूचुअल फंड में करनी है। फॉर ईच प्लेसमेंट देयर शैल बी एटलीस्ट 2 LOTs फॉर एन इशू साइज ऑफ 250 करोड़ एंड एटलीस्ट 5 LOTs फॉर द इशू साइज ऑफ एक्सीज 250 करोड़। वो कहता है जब 250 करोड़ तक का अप टू 250 करोड़ तक का अगर साइज़ है, उस केस में आपके पास 2 LOT होने ज़रूरी है। और अगर 250 करोड़ से ज़्यादा का है तो उस केस में आपके LOT जो है वो 5 तक होने ज़रूरी है। ये 2-3 चीज़ें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ये 10% जो है सिर्फ होनी चाहिए म्यूचुअल फंड में। एक जो कहता है कि अगर आपकी 250 करोड़ तक है तो आपके कितने एटलीस्ट कम से कम 2 LOT होने चाहिए, और अगर 250 करोड़ से ज़्यादा है, एक्सेस है, तो उस केस में आपके 5 LOT होने चाहिए। ये 3-4 चीज़ें जो होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं पॉइंट्स में। बच्चे पॉइंट्स तो लिखाते हैं लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन ढंग से नहीं करके आते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स नहीं मिल पाते। फिर वो कहता है फर्दर नो सिंगल LOT शैल बी अलॉट इन द एक्सीड ऑफ 50% ऑफ द इशू साइज। वो कहता है किसी भी LOT को 50%, मान लो आपने 250 किया तो 250 में से ये नहीं होगा कि आपको 50% से ज़्यादा, क्योंकि अगर 50% से ज़्यादा होगा तो वो प्रमोटर्स में आ जाएगा और प्रमोटर इसको खरीद नहीं सकते। तो कहता है 50% से ज़्यादा। वैसे भी जो पिछला इसी में पॉइंट था कि 2 मिनिमम होने चाहिए, 2 मिनिमम होंगे तो ये लगा लो कम से कम 2 होंगे, कम से कम 2 में 50-50 आएगा, 50 से ज़्यादा तो नहीं आ सकता। तो कहता है कि 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और इन्वेस्टर शैल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर द क्लोजर ऑफ द इशू। अगर आपका इशू के होने से पहले मतलब क्लोज हो गई है इशू की, ठीक है, और अभी मतलब एक्चुअल में आपको शेयर्स दिए नहीं है, लेकिन जो इशू की डेट है, जो एप्लीकेशन सबमिट करने की डेट है, वो आपकी ख़त्म हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है, तो उस टाइम पर कोई भी इन्वेस्टर अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि अब मैं आपकी कंपनी के शेयर नहीं खरीदना चाहता, ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद वो कहता है इशू साइज। वो कहता है द एग्रीगेट फंड्स कैन बी रेज थ्रू QIB इज़ 1 फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड 5 टाइम ऑफ द नेटवर्थ। 5 गुना से ज़्यादा नहीं हो सकता। नेटवर्थ मान लो उसकी 1 करोड़ है तो 5 करोड़ से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में वो इशू नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद वो कहता है प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट्स। प्लेसमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, वो कहते हैं इशूअर शैल प्रिपेयर अ प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द रिलेवेंट्स एंड मटेरियल डिस्क्लोजर्स। वो कहते हैं सारे के सारे, तो पहले तो जितने भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, जो भी मटेरियल है वो डिस्क्लोज होना ज़रूरी है। उसके बाद वो कहता है देयर विल बी नो प्री इशू फिलिंग ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट विद सेबी। वो कहता है जो प्री इशू वाला सेबी का डॉक्यूमेंट होता है वो होना चाहिए। द प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट विल प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। वेबसाइट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज पर भी डला होना चाहिए। वो कहता है अप्रोप्रिएट डिस्क्लेमिंग द इफेक्ट ऑफ प्लेसमेंट इज मेंट ओनली फॉर QIB ऑन द प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस एंड नॉट ऑन ऑफर ऑफ द पब्लिक। वो कहता है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर होगा, पब्लिकली नहीं होगा, ऐसा उसके अंदर प्रॉपर लिखा होना चाहिए। अब बात आती है प्राइसिंग। प्राइसिंग मीन्स जो आप शेयर्स दे रहे हैं उन शेयर्स के प्राइसिंग क्या होंगे। वो कहता है फ्लोर प्राइस। फ्लोर देखो ये हमने उसमें भी किया था कि आपकी 2 प्राइस होती है, एक होता है फ्लोर होता है और एक आपका वॉल होता है। तो जो फ्लोर होता है वो मिनिमम प्राइस होता है। द फ्लोर प्राइस ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर टू दैट GDR और FCCB इशू एंड शैल बी subject to adjust in the case of corporate action such as stock split, right issue, bonus issue। तो कहता है जो भी आपका प्रॉपर जो प्राइसिंग होती है वो डिटरमाइन किया जाता है GDR में या तो, ठीक है, और या फिर FCCB में के इशू जो होते हैं उनमें आपकी इसके प्राइजेस जो हैं उनको इशू टाइम पर किया जाता है, या फिर जो आपकी स्टॉक स्प्लिट्स होते हैं या राइट इशू शेयर्स आप इशू करते हैं या बोनस करते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इनके प्राइजेस फिक्स किए जाते हैं। वो कहता है अदर प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। वो कहते हैं उससे अलग क्या है, वो कहता है द रेजोल्यूशंस अप्रूव्स QIB पास्ड अंडर सब सेक्शन 1IA ऑफ द
सेक्शन 81 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 और एनी अदर एप्लीकेशन प्रोविजंस विल बी रिमेन वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द रिजोल्यूशन। तो कहता है रिजोल्यूशन पास करने के 1 साल के अंदर अंदर आप इस तरह की कोई भी इशू कर सकते हैं। देयर शैल बी अ गैप ऑफ लीस्ट 6 मंथ बिटवीन ईच प्लेसमेंट इन द केस ऑफ मल्टीपल प्लेसमेंट। अगर आप 1 साल में 1 से ज़्यादा करना चाहते हैं तो उस केस में 6 महीने का गैप होना बहुत ज़रूरी है कम से कम, ठीक है। उसके बाद इशूअर एंड द मर्चेंट बैंकर शैल बी सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके सेबी के पास सबमिट होने चाहिए। तो कहता है एनी स्पेसिफाइड इन द रिगार्ड टू द लिस्टिंग एग्रीमेंट, वो कहता है पर्पस ऑफ सीकिंग द प्रिंसिपल्स अप्रूवल्स एंड फाइनल परमिशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग। वही चीज़ बता रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज से आपकी प्रायर परमिशन होनी चाहिए, आपने उसको प्रॉपर प्रिंसिपल अप्रूवल ले रखी है, वो चीज़ होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें आपकी अदर प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। उसके बाद आपका आता है इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ द मर्चेंट बैंकर्स। वो कहता है इन्वॉल्वमेंट्स क्या है आपके मर्चेंट बैंकर्स की। वो कहता है QIB शैल बी मैनेज बाय सेबी। सेबी करती है सारा का सारा। रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर्स होते हैं सेबी के अंडर। हु शैल एक्सरसाइज ड्यू द डिलीजेंस एंड द फर्निश ए ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट टू द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जो भी आपकी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह होती है उसमें आपका डिलीजेंस सर्टिफिकेट तैयार कर दिया जाता है जो उसको खरीदते हैं। और जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वो एक कॉपी जो होती है फिल करते हैं डॉक्यूमेंट्स की और पोस्ट कर देते हैं उसको सेबी को विदिन 30 डेट ऑफ द अलॉटमेंट। ये था बेटा आपका जो नया टॉपिक QIP है। ओके, आई थिंक सो कि सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। ये भी मैं अभी आपको करवा देती हूँ।